डॉक्टर अफान साइकाइट्री की किताबें नहीं जुटला सकते, ठीक है, उनकी अपनी एक दुनिया, उसमें वो खुश रहना चाहते हैं तो रहें। मुर्दा और मुल्क से बाहर गए हुए साइकाइट्रिस्ट मिला के मुल्क में 600 साइकाइट्रिस्ट हैं। और पीर माशाल्लाह आपकी हर गली में। टेम्स में एक खातून थी जिसने अपने 2 सगे बच्चे ज़िबा किए। मैंने 1-2 दोस्तों को मैसेज किया, मैंने कहा यूनानी हकीम लगता है सारे पाकिस्तान चले गए। यूनान में तो किसी वॉल पर नहीं लिखा हुआ जी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज यूनानी हकीमों के पास। मोर देन 90% ऑफ द इशूज़ रिलेटेड टू सेक्शुअल प्रॉब्लम्स दे आर साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक। पहले एक 2 जो एक्सट्रीम क्लासेस थी कि बहुत लोअर क्लास में ख़ास तरह का लोग थे जो ये यूज़ करते थे, या एक बहुत अपर क्लास का एक स्वैग था कि जी साथ हमने ड्रग। प्राइवेट फैसिलिटी इज़ फॉर अर्निंग, लेकिन आप पैसे लेके तो लोगों को एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक ट्रीटमेंट दें। मेरा एतराज़ वहाँ आता है, मेरा एतराज़ पैसे लेने पे बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ा है, लिखा है, इन्वेस्टमेंट की है, एक बंदे को पता है कि आप प्राइवेट सेटअप हैं, वो आपके पास आ रहा है तो वो आपको फ़ीस देगा। लेकिन मसला वहाँ आता है कि जब पैसे लेके फ़ीस वसूल करके आप नॉन एविडेंस बेस्ड नॉन साइंटिफिक काम करते हैं और मरीज़ को एक्टिव हार्म देते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनकट बाय एहसन। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बिलाल बाजवा। आज हम ज़हनी अमराज के हवाले से बात करेंगे कि ज़हनी अमराज के हवाले से हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनमें क्या मिसकंसेप्शंस हैं। हमारे यहाँ जो जन्नात के हवाले से जो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत है, उनके हवाले से बात करेंगे। क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या रियलिटीज़ हैं। फिर हमारे यहाँ जो लोग कुछ ऐसे वसवसों में होते हैं या ज़िंदगी की किसी बंदिश में होते हैं, वो अक्सर पीर साहब के पास चले जाते हैं। और आपने सुना होगा कि 2 मिनट में आपका महबूब कदमों में, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो इतने पॉपुलर हैं। उनकी रियलिटी क्या है। अदर देन दिस हमारे यहाँ एक वजह ये भी है कि किसी पीर या किसी मज़ार के ऊपर जाना कदरे किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके उसे भारी फ़ीस देने से ज़्यादा आसान है, तो शायद लोग इस वजह से उनके पास चले जाते हैं। दूसरा ऑब्वियस बात है शऊर की कमी है। तो हम इन सारी चीज़ों को हमारी जो आज की डिबेट है इसका हिस्सा बनाएंगे। और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि जुड़वा शहरों में मारूफ साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर उसामा। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। आई एम वेरी ग्लैड कि आप आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं। पहले तो सर मुझे बताइएगा कि आजकल क्या मसरूफियत चल रही है, क्या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं लाइफ में? मसरूफियत जी वही है जो एक डॉक्टर की या साइकाइट्रिस्ट की हो सकती है। तो मेन चंक जो डे का है वो ज़ाहिर है पेशेंट्स के साथ, पेशेंट्स को देखते हुए गुजरता है। अभी आई एम वर्किंग ऑन माई ओन हॉस्पिटल। हम एक पूरा ज़हनी अमराज के इलाज के लिए एक इदारा बना रहे हैं, तो वो सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। अच्छा, हम सबसे पहले ना बेसिक्स से और फिर हम जो मिसकंसेप्शंस हैं और जो फिर बड़े टॉपिक्स हैं उनकी जानिब जाएंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या अमूमन किसी भी खत्ते में वो कौन से ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेवेंट होते हैं, और वो कौन से ऐसे बेसिक सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए? अगर कोई भी जो पॉडकास्ट देख रहा है अगर वो इन बेसिक सिम्टम्स को फेस कर रहा है तो उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो बेसिक सिम्टम्स कौन से हैं जिन्हें एड्रेस करना चाहिए, और वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमूमन हम ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं? आपने बड़ा एक ऐसा सवाल किया है जिसकी बड़ी डायमेंशंस हैं, तो हम इसको 2 तरह से एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी भी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिक्लाइन है, आप सिम्टम्स को छोड़ दें। एक रिफ्लेक्शन है कि यार आप एक स्टूडेंट हैं, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे थे, 6 महीने से कुछ भी नहीं हुआ, आपके ग्रेड्स डाउन हो गए हैं। आप अपने ऑफिस के बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, बेस्ट एम्प्लॉय शुमार होते थे, 3 महीने से आपका ग्राफ डाउन जा रहा है। आपको हर रोज़ कोई बुला के कहता है कि यार आप ठीक काम नहीं कर रहे। एक हाउसवाइफ हैं, घर पे काम करती थीं, बड़ी अच्छी डिशेस बनाती थीं, बच्चे उनके बड़े स्पिक एंड स्पैन रहते थे। अब पिछले 2 महीने से उनके बच्चे भी हर वक्त गंदे फिर रहे हैं, घर में काम भी कोई नहीं होता। तो ये देखना है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिक्लाइन है, इसके पीछे बहुत सारी दफ़ा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स मेन वजह हो सकती है। अब आपके सवाल का दूसरा जो पार्ट है, कौन से सिम्टम्स हैं? देखिए, हम अगेन बहुत कॉमन से जो डिप्रेशन है या एंजाइटी है, जो कॉमनेस्ट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात करें तो दिल खफा रहना, कुछ भी नहीं हुआ ज़िंदगी में, हम लोग समझते हैं कि हर चीज़ किसी चीज़ का रिएक्शन होती है। जैसे मेरे पेशेंट्स आके या उनके अटेंडेंट कहते हैं, वो पहले जस्टिफिकेशन देते हैं जी घर में तो कोई मसला मसाइल परेशानी नहीं है, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं है क्यों खफा रहता है। जी अगर कुछ ख़राबी है और आप खफा रहते हैं, वो तो बीमारी नहीं हुई ना, वो तो एक नॉर्मल रिएक्शन हुआ, उसको तो हम बीमारी के ज़मरे में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ग्रॉस एबनॉर्मैलिटी नहीं है, फिर भी आपका दिल खफा रहता है।
फिर एक बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग सिम्टम ना, जो मुझे, अगर मैं अपने साइकियाट्रिस्ट वाले रोल को साइड पे भी रखूं और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रोल में हूं, तो मुझे वो बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर लगता है, जिसे हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, या यू आर नॉट एन्जॉइंग दोज एक्टिविटीज़ विच यू यूज टू एन्जॉय बिफोर। कि 2 दिन पहले तक आपको दोस्तों के साथ खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा था, आज नहीं लग रहा। 3 दिन पहले आपको अपना ही बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था, आप उसे हग कर रहे थे, आज अपने ही बच्चे को आप हग नहीं कर सकते। यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, सुबह आप बड़ी खुशी से काम पे जाते थे, अब आपको काम पे जाते हुए खुशी नहीं होती। ये कितनी बड़ी बात है, इसको हम लाइट नहीं ले सकते कि यार 2 दिन पहले जो आप बहुत दिन काम इंजॉय कर रहे थे, अब आप नहीं कर रहे। इट्स नॉट एज सिंपल। आप बिला वजह थके हुए रहते हैं, आप अपने अपने जीपी से सारे टेस्ट करा लिए, ठीक है, आप थके हुए रहते हैं, आपका रोने को दिल करता है, आपको ज़िंदगी बुरी लगती है, आप कहते हैं कि यार सुबह उठूं तो ये सब कुछ ना हो, और फिर लोग समझते हैं कि ये विल पावर की कमी है, या आपकी नमाजें कज़ा हो रही हैं इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है, या आपको इश्क में नाकामी हो गई है, ज़रूर इसके पीछे कोई लड़की होगी। इसी तरह एनजाइटी के सिम्टम्स मैं अक्सर पेशेंट्स को बताता हूँ, जो एनजाइटी के, जी मैं जंगल में जाऊँ, मेरे सामने शेर आए, जो मेरी हालत होगी, एक एनजाइटी के मरीज़ की हर वक्त वो हालत होती है। हर वक्त सर्दियों में भी आपके माथे पे पसीना आया हुआ, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, खौफ सा महसूस हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लैक ऑफ विल पावर, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, नमाज़ों की कमी, रिलीजन से दूरी, उसके ज़मरे में जिन तावीज़ किसी और ने कराए हुए हैं, ठीक है, इनके ज़मरे में डाल दी जाती हैं, और हमारे तक तब आया जाता है जब वो बीमारी बहुत पक्की हो गई होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो आजकल हर पाकिस्तानी फेस कर रहा है, या स्पेशली इस खत्े में जो लोग फेस कर रहे हैं, वो तेज़ी से बढ़ती इन्फ्लेशन है। हर घर के इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुल्क तो है ही क्राइसिस में बना ही इसी के लिए। तो इसके आपकी ज़हनी सेहत के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं? अच्छा, एक तो मैं पहले आपके सवाल का ना, जब लोग खाली हमारे मुल्क की बात करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा दर्द होता है। अभी रिसेंटली आई वेंट टू सऊदीया, और उससे पहले यूएस में मेरे फ्रेंड्स हैं, यूके में। ये इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमेना है, खाली हम इसका शिकार नहीं हैं। और हमारे तो बहुत से लोगों की गाड़ी शायद चल रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के भाई बाहर काम कर रहे हैं जो हमारे लोगों की गाड़ियाँ चला रहे हैं। लेकिन अगेन ये एक रियलिटी है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। देखिए, एक हमारा बहुत मशहूर साइंटिस्ट था, सोशल साइंटिस्ट था, जिसकी एक थ्योरी मेरे तो कुछ ईमान का हिस्सा है, मैस्लो, कि एक हियरार्की है। सबसे पहले आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, फिर आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, फिर आपको नौकरी चाहिए, फिर आपको प्यार और मोहब्बत चाहिए, फिर आपको सेल्फ़ एस्टीम बेहतर होना चाहिए, और फिर आप खुद ही के एक दर्जे पे पहुँचेंगे और सेल्फ एक्चुअलाइज़र। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, देखिए, जब आपके पास आपको अगले वक्त की, देखिए अनसर्टिनिटी, जो मैंने एनजाइटी की बात की ना, एनजाइटी कहाँ से आती है? ये आइडियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, इन दोनों के दरमियान एनजाइटी है। आइडियल लाइफ क्या है? सबको रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, आपका 1 महीना सिक्योर है। रियल लाइफ क्या है? कि अगले वक्त की रोटी, और मैं और आप ये अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, हमने सारी ज़िंदगी में ये टाइम नहीं देखा। तो ये उसका अंदाज़ा वही कर सकता है जिसको पता नहीं है कि शाम को कुछ पकेगा या नहीं पकेगा, बिजली का बिल जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं, अभी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको छोटी मोटी भी बीमारी है, पैनाडॉल इतनी महंगी हो गई, बिल्कुल मिलती ही नहीं है, महंगी तो चली। ये अगेन, ये तो खैर एक पूरा मौजूद है, इस पर एक और पॉडकास्ट करेंगे। कि मैं तो आजकल मरीज़ों को कहना शुरू कर दी, यार अब मैं भी अपीरों की तरह फूंक मारना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो दवाई लिखो थोड़ी देर बाद मेरा पीए आ जाता है, जी मरीज़ पूरी सदर माल रोड का चक्कर लगाया है, ये दवाई शॉर्ट हुई। तो बता दें फिर ये ड्रैप वाले और ड्रग रेगुलेटरी वाले, गवर्नमेंट वाले, कि यार हम फिर फूंक मारें, क्या करें। तो ये तो खैर एक अलग मौजूद है। तो इन्फ्लेशन और आपकी बेसिक नीड्स, दे डायरेक्टली इम्पैक्ट नॉट ओनली योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। जब आपके पास खाने को पूरा नहीं है तो आपका जिस्म भी जवाब दे जाएगा। फिर जो हर वक्त की अनसर्टिनिटी, हर वक्त का स्ट्रेस है, कल क्या बनेगा, जो मैंने कहा ना कि आपके सामने हर वक्त एक शेर आया हुआ है, वो शेर मसाइब का है, वो शेर महंगाई का है, और वो हट नहीं पा रहा। एक पॉलिटिशियन आया, आई होप पॉलिटिशियंस के नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, तो हमें कहा गया जी इसाक डार साहब आएंगे तो वो शेर काबू में आ जाएगा, वो शेर काबू में नहीं आया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन इस शेर को काबू करना है, वरना ये लोगों को खा जाएगा, और खा रहा है।
इसके बाद फिर एक और बड़ा नेचुरल सा या बेसिक फिनोमिना है, जब हमने भी होश संभाला या हम बड़े हुए तो हमने अपने आसपास देखा कि किसी गांव में, किसी शहर में या हमसाए में किसी को कोई ऐसी चीज़ होती थी जो नॉर्मल रूटीन से हट के होती थी, तो लोगों का पहला शुबा ये होता था कि जिन आ गया। और वो जिन इतना ख़ास होता था कि वो हर चौथे पाँचवें बंदे को आ जाता था, और फिर किसी ख़ास पीर के पास जाया जाता था, एक फूक, एक तावीज़, और उसके बाद वो बंदा ठीक भी हो जाता था। तो आप इस सारे फिनोमिना को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में जो जहनी अमराज के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे, वो पीरों के पास जाते भी हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं और पीरों की वाह भी होती है। तो इसमें जन्नात वाले क्राइटेरिया में किस हद तक हकीकत है, और क्यों लोग साइकेट्रिस्ट को छोड़ के, जहनी अमराज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको छोड़ के किसी पीर के पास जाते हैं और फिर इलाज भी हो जाता है। तो इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? जी, इस सिनेरियो को हम देखते ऐसे हैं कि पॉडकास्ट से पहले भी जो आपसे बात हो रही थी कि जी मुर्दा और मुल्क से बाहर गए हुए साइकियाट्रिस्ट मिला के मुल्क में 600 साइकियाट्रिस्ट हैं, और पीर माशाल्लाह आपकी हर गली में है। मैंने कुछ अरसा काम कश्मीर के रीजन में किया हुआ, तो हर गली में एक मज़ार और एक पीर है, तो वो कितने ईजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, तो जाहिर है कि एक चीज़ है जो बहुत से लोग उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि ये चीज़ इफ़ेक्टिव है, और फिर वो आपके डोर स्टेप पे है। साइकियाट्रिस्ट अव्वल तो हैं ही नहीं, हैं तो सिर्फ बड़े शहरों में हैं, उनमें भी गवर्नमेंट सेटअप में फ़्री कितने हैं। तो पीरों का तो एक नेटवर्क है, आपको पता है, पीर कह लें, मज़ार कह लें, स्पिरिचुअल हीलिंग कह लें, उसके बहुत से अच्छे अल्फाज भी हैं, और मैं उनको कंडेम नहीं करता। वो एक पैरेलल सिस्टम है जो उन्होंने संभाला हुआ है। आज वो बंद हो जाएं और सारे मरीज़ अस्पतालों में आ जाएं तो अस्पताल तो चौक हो जाएंगे। ऐसे क्योंकि 24 करोड़ की आबादी और मरे में मिला के 600 हैं, 600 तो जिंदा 400 होंगे। ठीक है, 400 तो नहीं केटर कर ठीक है। सकते। तो इसलिए चले खैर, एक और बात मैं नहीं करता, वैसे उन जिंदों में से भी कुछ ऐसे हैं जिनको शायद मर जाना चाहिए लेकिन ये है कि जो वो एक पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं। अब उस पैरेलल सिस्टम में इस हद तक मुझे एतराज़ नहीं है जहाँ नो हार्म है। अगर आप किसी के पास जाते हैं, वो आपकी स्पिरिचुअल बुक या डिवाइन बुक, वो कुरान है, गीता है, बाइबल है, उससे कुछ पढ़ के फूंक देता है, पेशेंट को उससे कोई नुकसान नहीं है, या पेशेंट को कोई वजीफ़ा बता देता है और उससे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेता, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, जब तक पेशेंट को उससे हार्म नहीं है। हाँ, ये हार्म है कि डिले हो रहा है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच नहीं रहा, वो एक सेपरेट बहस है। लेकिन जो एक्टिव हार्म है कि बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जिन निकालने के लिए खंभों से बांध के मारा जा रहा है, घर में का अजीबो गरीब काम करने के, वो मुर्गियाँ पता नहीं सिबा करके उनके खून से कुछ करना, आई डोंट नो, वो बताया जा रहा है। फिर जो आप जिन की बात करते हैं ना, तो मैं अक्सर पेशेंट्स को बताता हूँ, मैं कई यार मैं जिन भी निकालता हूँ। अब वो जिन क्या है जो मैं निकालता हूँ? अब रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखें तो जिनों का वजूद है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ चूँकि आई प्रैक्टिस इन अ मुस्लिम कंट्री, और इवन वेस्ट में भी है। हमारे यहाँ इंसानों में जिन आते हैं और वेस्ट में खाली मकानों पे जिन आते हैं, वहाँ हॉन्टेड हाउसेस होते हैं, यहाँ हॉन्टेड पीपल होते हैं। तो हर रिलीजन में भी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इतने फारिग नहीं होते कि इंसानों पे आएँ, उनको 100 काम होते होंगे, उनकी पैरेलल एक वर्ल्ड होती होगी। जो जिन हमारे इंसानों पे आते हैं वो नाआसूदा ख्वाहिशात के जिन हैं, वो उन बातों के जिन हैं जो वो कह नहीं पाते, वो उन मसाइल के जिन हैं जो हल नहीं हो पाते। फ्रॉइड, हम उसको बड़ा उस्ताद मानते हैं, रहमतुल्लाह अलैह, फ्रॉइड रहमतुल्लाह अलैह, तो वो यही इन्हीं अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है ना, जो फिर फिज़िकल फॉर्म में आते हैं। आपको वो दौरा पड़ रहा है जो मिर्गी का दौरा नहीं है, वो नफ्सियाती दौरा है, जिन आ रहा है, वो वाकई जिन है, वही जिन है जो मैंने आपको गिनवाए हैं। तो उन जिनों के साथ हम उनका इलाज करते हैं, उसकी रीइंफोर्समेंट बंद करते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स तक पहुंचते हैं, उनको रिजॉल्व करने में मदद देते हैं। तो आई कैन से कि हम जिन निकालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग से पहले आप बड़ी मज़े की बात बता रहे थे कि आपके पास पीरों से भी रेफरल्स आते हैं, तो वो क्या स्टोरी है और वो किस तरह से आते हैं और हाउ इट वर्क्स? हाँ बिल्कुल, ये इसमें मेरे साइकियाट्री की ट्रेनिंग में आने से पहले यहाँ पे आई हैव लर्नड कि सब कोई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कराई गई, जिसमें उन्होंने फेथ हीलर्स, अब आप पीर का लफ्ज़ ले रहे हैं, ये ना हो कि यहाँ से निकल के मैं और आप कहीं फंस जाएं, तो फेथ हीलर्स का वर्ड यूज़ करें। तो एक फ़ेथ हीलर्स की कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिसमें फेथ हीलर्स को बुलाया गया, उनको साइकियाट्रिक सिम्प्टोमेटोलॉजी बताई गई। तो उसका अब ये फ़ायदा है कि जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पीर रिजॉल्व करा देते हैं, या फेथ हीलर्स। वहाँ पे फेथ हीलर वो काम कर रहा होता है जो शायद फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटोर करते हैं। जिस तरह हमारी साइकियाट्री में या मेंटल हेल्थ में ये
एविडेंस बेस्ड चीज़ है कि माइल्ड साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स में, ख़ासतौर पर न्यूरोटिक इलनेसेस में, हम सेल्फ हेल्प पे ज़ोर देते हैं, सोशल सपोर्ट पे ज़ोर देते हैं कि आपके पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेंटोर्स हैं। तो वहाँ वो फेथ हीलर वो एक साइंटिफिक काम ही कमोबेश कर रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वाकई सीरियस मेंटल इलनेसेस होती हैं। जब वो उनको बताई गई और उनको बताया गया कि जी उनकी दुकान बंद नहीं होगी, वो दुकान चलाते रहें, तो अब वो इस तरह से दे आर वेरी स्मार्ट कि पेशेंट आता है और वो बताता है जी हम फ़लाने पीर के पास गए, उसने कहा जी जिन आया हुआ था, जिन मैंने निकाल दिया है, लेकिन जिन जाते जाते, जिन बड़ा वो था, वो जाते जाते कुछ नफ्सियाती बीमारी छोड़ गया। इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आप साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं। तो वो मरीज़ उससे पीछे जाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है जी जिन था उस पर बात नहीं होगी। हम कहते हैं जी ठीक है नहीं होगी, जो हुआ सो हुआ, यहाँ से आगे चलते हैं। सो एटलीस्ट इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पेशेंट्स आर गेटिंग हेल्प, ख़ास तौर पे यंग पेशेंट्स। जिस तरह बहुत सारी यंग लड़कियां हैं, यंग बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो सिस्टम में इंटेंगल नहीं होते, उस सिस्टम से थोड़ा सा टाइम गुजार के एटलीस्ट हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप इसको बिल्कुल एक टैबू बना देंगे और बिल्कुल हम पढ़ लिख के भी वही काम करेंगे जो वो पढ़े लिखे बगैर करते हैं कि जी ये नो गो एरिया, इनके पास नहीं जाना, तो मसले का हल नहीं है। सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और कुछ अरसा या शायद बहुत अरसा हमने इनको सिस्टम में ले के साथ चलना है पेशेंट्स के वसी तर मफाद, तो ही हम कहीं पहुंच सकेंगे। दैट मेक सेंस कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ दो पैरेलल लोग एक ही मकसद के लिए चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोगों की फलाह होगी और लोगों की बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब इससे आगे बढ़ते हैं, और जो मेन एक टॉपिक है मेंटल हेल्थ के हवाले से, और जो मेरे ख्याल से जिस शहर में हम रहते हैं इस्लामाबाद पिंडी में, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, वो है ड्रग एडिक्शन। और दैट इज़ समथिंग वेरी कॉमन। हर चौथा नौजवान वन वे और अदर किसी न किसी चीज़ में लगा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये कैसा फिनोमिना है कि हमारे मुल्क में या इस्लामाबाद में हर चौथा नौजवान, उसकी एक्सेस भी बहुत इजी है ड्रग्स को लेके, बड़ी आसानी से कुछ भी कहीं से भी मिल जाता है, और वो ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं ना, जो कठिन चीज़ें हैं, उनसे एक एस्केप देखता है इन ड्रग्स की तरफ। तो आप इसको कैसे देखते हैं? प्लस आपके पास, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, वो किस तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं, क्या स्टोरीज़ हैं उनकी, और वो कैसे ड्रग्स में लग जाते हैं? ये देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक स्टेप बैक ले लें अगर वो इस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। आपने ट्रिपल बैरल सवाल किया है, इसके बड़े हैं। तो मैं दोबारा उधर से शुरू करूँगा जहाँ आपने इस्लामाबाद या पाकिस्तान की बात की। मैंने बहुत ऐसा वेस्ट में काम किया, और मैं वेस्ट छोड़ के वापस भी आया, और अगेन बहुत से लोग इस पे जो है ना वो इसको बड़ा नेगेटिवली देखते हैं और बड़े मुझे सवालात का होता है। तो उसकी एक वजह ये थी कि जो वेस्ट की साइकाइट्री है वो बहुत ज़्यादा टिंच्ड है ड्रग एडिक्शन से। वहाँ जो स्किज़ोफ्रीनिया के भी पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के भी, एंजाइटी के भी, बहुत ज़्यादा हर जगह ड्रग्स हैं। आपने इजी एक्सेसिबिलिटी की बात की, यहाँ से 10 टाइम्स शायद 20 टाइम्स इजी एक्सेसिबिलिटी वेस्ट में है। वेस्ट के हर शहर में, हर मुल्क में है, यहाँ पे भी अब हो गई है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि पिंडी इस्लामाबाद में कहाँ से मिलती है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट था आर्मी मेडिकल कॉलेज में। तो आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में हमारे उस्ताद थे ब्रिगेडियर राना, उन्होंने एक मीटिंग सॉर्ट ऑफ कराई जहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनके बच्चे जो ड्रग्स में थे या वो वहाँ पे मौजूद थे। तो एक मैट्रिक का बच्चा था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार भाई तुम्हें मिलती कहाँ से है, क्योंकि मेरा स्टिल यही ख्याल है कि भाई बड़ी मुश्किल से मिलती होगी, बड़ा छुप छुप के जाना होता होगा, और एक पूरी साइंस होगी इसमें। उसने मुझे कहा भाई आप कहाँ रहते हैं, मैंने उसे बताया। उसने कहा जी आपके घर के 5 किलोमीटर के अंदर मैं आपको 5 जगह बता सकता हूँ। देन जो है बेल रैंग इन माई ईयर्स कि यार हमें नहीं पता, लेकिन ये काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरह आपने कहा ना, इसको मैं एक और एंगल से देखता हूँ कि पहले एक दो जो एक्सट्रीम क्लासेस थी कि बहुत लोअर क्लास में ख़ास तरह का लोग थे जो ये यूज़ करते थे, या एक बहुत अपर क्लास का एक स्वैग था कि जी साथ हमने ड्रग्स। अभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की वजह से जो मिडिल क्लास है, जो आपकी बैकबोन है, जिसने आपके माशरे को संभाला है, जिसने आपके माशरे को चलाना है, एक तो इन्फ्लेशन से पहले ही आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, ऊपर से उसका यूथ इसमें आ रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की एज ए साइकाइट्रिक ट्रेनी, तो एक बच्चा मैंने देखा 14 साल का, जो माँ बाप का इकलौता बेटा था, 2 बहनें थी, 1 भाई था। वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV पॉजिटिव था।
और वो हीरोइन एडिक्शन में था। 14 साल का बच्चा 3 डेडली वायरसेस के साथ ही प्रेजेंटेड टू। और इनसाइट का ये आलम था। उसके वालिद को जब मैंने कहा कि इसका HIV का इलाज शुरू करना है, BC का शुरू करना है, HIV का तो शायद सारी उम्र चलेगा, BC का C का जो है 4 महीने होगा, एंड ही वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। और अच्छा खासा वेल ऑफ आदमी था। तो उधर से मुझे पता लगा कि यार अगर एक 13 साल का बच्चा ही इज़ इनटू दिस, तो फिर हम आगे कैसे चलेंगे? कोई भी हो सकता है। हमने ट्विन सिटीज़ के ट्रांसजेंडर्स में एक स्टडी की। 40% ट्रांसजेंडर्स दे वर यूजिंग वन काइंड ऑफ ड्रग्स। फिर कश्मीर के ट्रक ड्राइवर्स में हमने एक स्टडी की। ये मेरी रिसर्चेज आप मेरे नाम से लिखेंगे तो आपको इंटरनेट पे गूगल या आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी। हमने HTV ड्राइवर्स जो हैं, हैवी ट्रैफिक व्हीकल ड्राइवर्स, कश्मीर में एक स्टडी की। ह्यूज परसेंटेज वाज टेकिंग कैनबिस। कैनबिस को तो लोग ड्रग मानते ही नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अनदर पेशेंट आई सॉ, जो मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में एक पेशेंट देखा है, और उसी से मुझे पता लगा कि ये भी एक चीज़ है, फ्लाका पॉइजनिंग। मुझे पता ही नहीं था कि फ्लाका क्या होता है। क्या होता है? ये कोई शायद मार्बल का कोई बुरादा होता है और उसको भी पीपल आर यूजिंग। ठीक है। एंड दैट पेशेंट केम फ्रॉम फ्रांस। इंटरेस्टिंग। तो यू थिंक एनीथिंग। और वो जो अब ये बहुत वास्ट टॉपिक है। यूथ में बहुत एनर्जी होती है, यूथ में थ्रिल सीकिंग होती है, यूथ में ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस होती है, यूथ की स्ट्रेस कोपिंग डेवलप हो रही होती है, मेच्योर हो रही होती है। अब स्ट्रेस कोपिंग मेच्योर हुई नहीं है, पुअर डिफेंसेस हैं। थ्रिल सीकिंग के लिए आपके पास माउंटेनियरिंग नहीं है, सिंगिंग नहीं है, डांसिंग नहीं है, स्विमिंग नहीं है, बॉक्सिंग नहीं है, रेसलिंग नहीं है, जूडो नहीं है, टाइकोंडो नहीं है, स्कूलों में ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल। 2-2 मंजिला इमारतों में बगैर लॉन के, बगैर पोर्च के स्कूल्स बने हुए हैं। तो वो क्या करेगा फिर अपने थ्रिल सीकिंग के लिए? वो फिर जाके यही खरीदेगा कुछ ना कुछ और वो यूज़ करेगा। आइस की बहुत आजकल बात होती है। इट वॉज यूज्ड एज अ पार्टी ड्रग कपल ऑफ ईयर्स अगो कि जी ये एडिक्शन की ड्रग नहीं है, ये एक पार्टी ड्रग है, महीने 2 में एक दफ़ा आपने पार्टी करनी है। अब इस पे भी हम देखते हैं लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं। फिर एक तो डिपेंडेंस है ना कि आपको बहुत अरसे में सिम्टम, आपको टॉलरेंस होगी, आपकी अमाउंट बढ़ेगी, आपको आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होगा। ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो इमीडिएटली आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ, अच्छा लोग फिज़िकल हेल्थ को कंसिडर नहीं करते। कोकेन से आपका नेज़ल सेप्टम उड़ जाता है जब आप स्निफ करते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लोग उसको आइस से अगेन आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 10 में से 2 लोग, एक बंदा कैनबिस, 10 में से 8 को कैनबिस इमीडिएटली कुछ नहीं कहती, सारा दुनिया, आधी दुनिया चर्च पे लगी हुई, लेकिन 2 बंदे एक्यूटली साइकोटिक हो जाते हैं, डेंजरसली साइकोटिक हो जाते हैं। उनका क्या है? और इसकी जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ना, मैं तो बीइंग साइकाइट्रिस्ट, मैं उस लेवल पे हूँ जब मेरे पास हर चीज़ फ़िल्टर होकर जो मरीज़ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, सिवियरली इन्वॉल्व है, वो आ रहा है। उससे नीचे कितना बर्डन है? ये बर्डन आप ठीक नहीं कर सकते जब तक इस पे कहीं तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं ना, बिल्कुल फैक्ट्रियों में बन रही है, गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, तो ये एक पेंडोरा बॉक्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ये सोसाइटी के लिए और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के लिए कितने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? ख़तरनाक का वर्ड शायद थोड़ा सा स्टिग्मेटाइजिंग भी है, और ख़तरनाक, इसको थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड एक्सप्लेन। अमूमन जो फिज़िकल इलनेसेस है ना, वो सारी की सारी मेडिकल मॉडल से एक्सप्लेन होती हैं। कुछ, सारी नहीं, कुछ साइकाइट्रिक इलनेसेस एंड स्पेशली जो ड्रग्स का मामला है, इसमें हमें कुछ सोशल मॉडल और कुछ मेडिकल मॉडल दोनों देने पड़ते हैं। एक तो मेडिकल मॉडल है, ये एक बीमारी है, इसका इलाज होगा, ये ठीक होगी, इस बीमारी के दौरान जितने बिहेवियर्स होंगे वो बीमारी की अलामात होंगी और उसको उस तरह देखा जाना चाहिए। 100% इस मॉडल पे ये बीमारी हम नहीं हैंडल कर सकते, वरना हमारा माशरा चल नहीं सकता। फिर एक सोशल मॉडल है कि जी ये एक लानत है, ये करने वाले मुजरिम हैं, ये करने वाले लोग ठीक नहीं हैं, ख़राब हैं, जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया ख़तरनाक हैं, तो इनको तो बंद कर देना चाहिए, ये माशरे का नासूर हैं, और इस किस्म के सारे जजमेंटल अल्फाज। उससे भी मसला हल नहीं हो सकता। तो मेनली क्योंकि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, इसका मेडिकल मॉडल होगा, फिर साथ सोशल मॉडल होगा। देखिए ख़तरनाक बहुत सारे, मैंने बताया ना थ्रिल सीकिंग है, ये 1 व्हीलिंग भी करेंगे, ये 200 की स्पीड से गाड़ी भी चलाएंगे, ये थ्रिल सीकिंग के लिए रॉबरीज भी करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं भी है, बहुत रिच घर से भी हैं,
ये ड्रंक ड्राइविंग भी करेंगे, ठीक है, ये तो कुछ भी, ये इनके इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर्स भी होंगे, ये रेप्स भी करेंगे, ठीक है। तो वो सारा कुछ करेंगे उस स्पेक्ट्रम में जो शायद हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और फिर वहाँ पे सोशल मॉडल भी आएगा। आई डोंट नो, एक यूरोपियन पोलैंड है या क्या कंट्री है, उसमें अगर एक बंदा ड्रंक है और वो कोलैप्स हुआ हुआ है और उसके लिए आप कॉल करते हैं एम्बुलेंस को, तो कॉल करने वाले को 500 यूरो फाइन होता है कि जी वो इसको सोशल मॉडल पे लेके चलते हैं मेडिकल मॉडल से ज़्यादा। तो अब बहुत से लोग ना इस पर बात नहीं करते, आप बात वो कहते हैं जी पाकिस्तान में शराब, तो इस्लामी मुल्क का तो शराब तो मिलती नहीं है। ड्रग्स या वेस्ट की बात करते हैं, मुझे याद है मैं एक टीवी प्रोग्राम में था तो एक लाइव कॉल आई कि डॉक्टर साहब किस दुनिया की कहानियाँ सुना रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ड्रग्स, ये तो वेस्ट की बीमारी है, ये तो इस्लामी मुल्क है, यहाँ तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और इस बात को 6 महीने से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजरा। तो बात वहीं पे ही है, पहले हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है, फिर उसके जाएंगे। तो हम तो डिनाइल फेज़ में, हम मानते ही नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और हमने ऑब्वियसली बात है इनको बिल्कुल लाइट से टच करना है, सो हमारा अगला जो सेगमेंट है सवाल का, पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो एक ट्रेंड सेटर इंडस्ट्री है, उसमें हम हर तरह की कहानियाँ देखते हैं। बतौर साइकेट्रिस्ट ऑब्वियसली बात है, आपके पास पेशेंट्स भी आते हैं, आपका एक सोशल सर्कल भी है, आप मूव भी करते हैं, उन कहानियों के पीसेस आप तक भी पहुंचते होंगे जैसे हम तक आते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ख़ातून है तो उसकी अपने बॉस के साथ दोस्ती है, कभी कोई हरासमेंट का इशू आ जाता है, कभी ख़ातून ने पैसों के लिए किसी से शादी कर ली, कभी किसी मर्द ने कुछ कर लिया। इस तरह की टिपिकल स्टोरीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ्लोट करती हैं और लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन भी देते हैं उनको और बड़ा वो जुड़ के उन स्टोरीज़ को देखते हैं, उन कैरेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, परीज़ाद, तो अब हर चौथे लड़के को ये लगता है वो परीज़ाद है, तो इस तरह रिलेट करने लग जाते हैं उस कंटेंट को। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के किरदार हैं और या इस तरह के नहीं, जो स्टोरीज़ हमारे यहाँ चल रही होती हैं, वो हमारी जो मैसेज हैं उनको किस हद तक उनकी जहनी सेहत को मुतासर करती हैं, उनकी ख्वाहिशात को मुतासर करती हैं, उनके गोल को किस तरह मुतासर करती हैं? कि ऑब्वियसली बात है उनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ की है, बट अब वो वहाँ देखेंगे तो वो नीचे वाला भूल जाएंगे और फिर वो ऊपर ही देखेंगे। तो ये तमाम किरदार, तमाम कहानियाँ जो ड्रामों में पोर्ट्रे किया जाता है, ये हमारे जो कॉमन लोग हैं उनको किस तरह मुतासर करती हैं? जी एहसन, आपने चूँकि पहले मुझे बता दिया हुआ है कि हम कोई भी बात कर सकते हैं, तो ये आपका सवाल मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए है कि ये बीमारियों से लिंक नहीं है, ये सोसाइटी में जो रोज़ रात को हम देखते हैं उससे लिंक्ड है। तो इसका जवाब मैं ज़रा तफसील से दूंगा। सबसे पहली एक बात, जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, क्योंकि ड्रामा भी लिटरेचर की एक फॉर्म है और वहाँ से टीवी पे आया है, तो हम कहते हैं अदब ज़िंदगी का अक्कास और नब्बाज है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स वट एवर इज़ गोइंग इन योर सोसाइटी। तो इसका एक पहलू ये है जो मंटो ने कहा था कि आप अपना मुआशरा सीधा कर दें तो मेरी लिखाई सीधी हो जाएगी। आई होप हमारे व्यूअर्स को पता है सादत हसन मंटो। लेकिन मंटो हर चीज़, अभी मैं आते हुए गाड़ी में मेरी गज़ल चल रही थी मुनीर नियाज़ी की इकबाल बानो की आवाज़ में, वो क़यामतें जो गुज़र गईं थी अमानतें कई साल की, है मुनीर सुबह सफ़र नई गई बात शब के मलाल की। तो मंटो उस सारे केओस में, उस सारे गंद में सफाई दिखाता है। लोगों ने एक अफसाना है उसका, ठंडा गोश्त, मैं इस चीज़ को बहुत पहले से रिलेट करके यहाँ तक लाऊंगा। ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त का जो हीरो है वो इंसानियत के उस दर्जे पे फायज़ है कि उसका ज़मीर ज़िंदा है। जस्ट जो मैं उस अफसाने से बात समझता हूँ कि जस्ट विद द थॉट ऑफ हैविंग सेक्शुअल रिलेशनशिप विद अ डेड बॉडी ही बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। और हम में से कितने हैं जो रोज़ ठंडा गोश्त अवेल करते हैं और हमारे ज़मीर नहीं जागते? तो मंटो ने उसके अंदर का बड़ा इंसान दिखाया, उस सारे क्योस और उस सारे गंद से भी। तो अगर तो आपका ड्रामा, मैं कुछ अर्सा पहले यहाँ आपके जो स्टूडियो है, मैं मिशी खान के शो में था, तो उनको मैंने उनके ड्रामे अरूसा का हवाला दिया कि कैसे दो बहनों को दिखाया जाता है कि दोनों एक ही ट्रॉमा से गुजरी, दोनों के पेरेंट्स में सेपरेशन हुई और उसमें से एक जो थी उसकी पर्सनालिटी किस तरह डेवलप हुई कि वीक डिफेंसेस आए, पुअर स्ट्रेस कोपिंग आई, उसने अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। और जो मिशी का कैरेक्टर था कि उसने उस सारे ट्रॉमा से ग्रोथ पकड़ी और वो एक
ऐसी अच्छी लड़की की तरह, अच्छी या बुरी का खैर वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन जिसने अपनी और अपने लोगों के इर्द गिर्द की ज़िंदगी पॉजिटिवली इम्पैक्ट की। तो उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, उसमें एक मैसेज भी था, उसमें एक ऐसी चीज़ थी जो जिसे लोग रिलेट कर सकते थे। और हम सब जब छोटे थे तो चैनल्स बहुत नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो 8 से 9 ड्रामा देखना एक हमारी माशरती जिम्मेदारी भी होती बिल्कुल थी। ठीक है, एक एक्टिविटी थी, एक एक्टिविटी थी। एक्टिविटी देखें, कुछ तो करना है ना, कुछ है ही नहीं, तो हमें पता होता था कि यार सोमवार को कौन सा ड्रामा है, मंगल को कौन सा है, पीर को कौन सा है। अब जो आपके ड्रामाज में अभी कुछ दिन पहले कराची में ज़हरा निगाह ज़हरा आपा के साथ था। ज़हरा आपा ने एक बहुत अच्छे नावल की ड्रामाई तश्कील की जियो के लिए, आई डोंट नो चैनल का नाम लेना चाहिए या नहीं, उमराव जान अदा। और उसमें मैंने ज़हरा आपा को कहा, मैंने कहा जी अब ये चीज़ें, और उमराव जान अदा जो जियो पे चला, मुश्किल से शायद 12 साल पहले चला होगा, 13 साल पहले, 14 साल पहले। बिल्कुल, कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसको किया। अच्छा, परिजाद मैंने नहीं देखा, आई एम सॉरी, परिजाद मैंने नहीं देखा। तो आपके ड्रामाज जो आप रोज़ रात को लोगों को इनकलकेट कर रहे हैं, देखें हम बड़े आराम से, मैं भी बहुत लोगों को कहता हूँ कि जी आप 8 से 9 या 8 से 10 ये जो लगते हैं टॉक शोज़, ये मत देखें, ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है ये नहीं दिखाते हैं, ये आपको इंटेलेक्चुअली ड्रेन कर देते हैं। तो आप एंटरटेनमेंट की तरफ आएँ, आप फिल्में देखें, आप गाने सुने, आप सिनेमा जाएं, आप ड्रामे देखें। तो अगर आप ड्रामे भी ऐसे देखेंगे जिसमें सारा कुछ वो डिपिक्ट किया जा रहा है, जिसमें से बहुत कुछ यहाँ नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो सदियों से उस तरह ही हो रहा है, और दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ कि आप लोगों को मैसेज देने के लिए ड्रामे बनाएं, एंटरटेनमेंट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। लेकिन अगर वो एंटरटेनमेंट एक बिल्कुल ही आपको खलाई जहाँ में लेके जा रही है और आपको वो चीज़ें दिखा रही है जो आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो फिर उसका ना देखना बेहतर है। और मैं अब आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कि जी लोग ये देखना चाहते हैं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये अदर वे राउंड है, आप लोगों का मिजाज बनाते हैं, लोगों को दिखा दिखा के बम्बार्ड। अभी आप इस पॉडकास्ट की बड़ी रील्स चलाएंगे, लोगों के दिमागों पे बम्बार्ड करेंगे मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो आप लोगों को बताएंगे ना कि मेंटल हेल्थ की बात है। बिल्कुल। लोगों ने तो आपको, किसी ने मैसेज नहीं किया कि यार आप डॉक्टर उसामा को बुलाएं और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम करें। आपने सोचा, और हो सकता है इसके बाद आप अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे दोबारा बना रहे हो कि जी लोगों ने कहा कि ये, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरह जब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब प्रोग्राम करते थे, जब बानो आपा के ड्रामे चलते थे, अच्छा मैं आपको ये नहीं कहता कि आप माजी में रहें, ज़माना एक रफ्तार से चल रहा है, इस ज़माने का अपना न्यू नॉर्मल है, लेकिन वो जो न्यू नॉर्मल पुराने नॉर्मल से ब्रिज भी तो होगा ना। सारी अखलाकी इक़दार आपने बेच तो नहीं खाएंगे, ठीक है आपके माशरे की, आपके ज़माने की नई इक़दार होंगी, लेकिन वो पिछले से पेवस्त होंगी। तो कुछ तो आप लोगों को दें। देखिए 10 में से आप एक ड्रामा अच्छा दे दें, वो आ भी शायद रहा है, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाता है। तो लोगों के वो स्टार प्लस अगर आपने लोगों के दिमागों पे बम्बार्ड करना है, आई एम सॉरी इसका मैंने बड़ा लंबा जवाब दिया, लेकिन ये मौजू मेरे दिल के बड़ा करीब है। तो इसलिए किताबें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे नॉवेल्स पढ़ें, अच्छी शायरी करें, अच्छे ड्रामे देखें। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस तरह के ड्रामे बुनियादी तौर पर बड़ी नेगेटिव जहन साजी कर रहे हैं हमारे लोगों की, और उनको जो मज़ीद एक कॉम्प्लेक्स में एक है, इस स्टेट में है कि वो वैसे ही उसकी जो अपनी लाइफ है या अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है बिल्कुल ड्रेन हुआ हुआ है, हम उसे मज़ीद शेल्स में डाल देते हैं, मज़ीद कॉम्प्लेक्सेस में डाल देते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा एक सेंसिटिव इंसिडेंट हुआ, मैं चाहूँगा कि हम उसके ऊपर बात करें कि एक खातून ने अपने ही बच्चे का गला काट दिया। अब हम एक माँ से इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट मैं चाहूँगा कि आप इस इशू को एड्रेस करें कि अगर एक माँ ने ऐसा किया है तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, लॉजिकल कहानी क्या है, इसमें जो साइकेट्रिक पार्ट है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लोग ये ना देखें कि माँ ने गला काट दिया, वांट कि हम ये बताएं कि उसके पीछे की कहानी क्या है। जी देखें, साइकाइट्रिक इलनेसेस को ना हम बड़ा साइंटिफिकली, लोग समझते हैं ये कि जी थोड़ी नॉन साइंटिफिक चीज़ है, तो हम बहुत ज़्यादा उनको कि जिस तरह शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसी तरह डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसिस है, वेरी साइंटिफिक इलनेसेस। इसी तरह इनकी स्टेजेस होती हैं। चाहे कैंसर का पेशेंट आता है, उसकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4 क्या जी पूरे जिस्म में फैल गया, अब ठीक नहीं हो सकता। इसी तरह लो मूड से लेकर ख़ुद को या किसी को नुकसान पहुँचाने तक एक पूरा स्पेक्ट्रम है। आप कहाँ इंटरवीन करते हैं।
आपने किसी का 2 हफ्ते दिल खफा है वहाँ पे इलाज शुरू कर दिया, या वो 2 साल से खफा था और वहाँ पे, तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो ये 2 केसेस मैं आपको बता देता हूँ जिनमें मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था। एक पाकिस्तान का है और एक आयरलैंड का है। दोनों में ख़वातीन ने अपने बच्चों को, एक ने अपने 2 बच्चों को और एक ने 1 बच्चे को मार दिया। अच्छा, अब 1 साल से कम उम्र जो बच्चा, थोड़ी सी मैं टेक्निकल बात करने लगा हूँ, शायद थोड़ी सी बोरिंग हो जाए लेकिन ये बताना ज़रूरी है। 1 साल से कम उम्र बच्चा अगर एक माँ मारती है तो वो साइकोसिस है अनटिल प्रूव अदरवाइज, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। डिलीवरी के बाद 1000 में से 1 खातून का दिमागी तवाज़ुन उलट जाता है, अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ, उसके केमिकल्स हाई हो जाते हैं, वो साइकोटिक हो जाते हैं, और वो इतनी साइकोटिक हो सकती है कि वो अपना बच्चा मार सकती है। लेकिन अगर वो 1 साल से ऊपर बच्चा है फिर उसे फिलिसाइड कहते हैं। अब वो देखना पड़ेगा। मेरे पास पिम्स में एक खातून थी जिसने अपने 2 सगे बच्चे ज़िबा किए किचन वाली छुरी से। अब 2 पता नहीं, मैंने चूँकि इस खातून के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया जब वो दाखिल थी हमारे पास पुलिस के साथ, तो अपने बच्चे मार देना इसकी एक और कॉनोटेशन है, और अपने 2 बच्चे, एक 4 साल का और एक 7 साल का, किचन वाली छुरी से ज़िबा करना। 4 साल का बच्चा काबू आता है, 7 साल का बच्चा काबू आता है। किचन वाली छुरी कितनी तेज़ होती है, वो नॉर्मल से तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। और बिल्कुल, और ये जो लोग पढ़ना चाहें, आप मेरा नाम लिख के गूगल करेंगे तो ये आपको, हमने केस रिपोर्ट एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी की हुई। ये एक बहुत रेयर चीज़ थी जो हम रोज़ नहीं देखते, तो ये हमारी साइंटिफिक जिम्मेदारी थी कि हम इसको पब्लिश करते, तो हमने इसको पब्लिश भी किया। तो शी हैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अपने दोनों बच्चों को ज़िबा करने से 1.5 महीना पहले उसने छत से छलांग लगाई और उसकी स्पाइनल सर्जरी हुई हुई थी। एक दफ़ा उसने अपनी माँ के मुंह पे तकिया रख के उसको सफोकेट करके मारने की कोशिश की हुई थी खातून। और यहाँ उसके हस्बैंड से झगड़ा हुआ, उसका हस्बैंड किसी और खातून में इंटरेस्टेड था, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि अपने शौहर से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि उसके बच्चे, एंड शी फॉरगॉट कि ये उसके भी बच्चे हैं, उसे दोनों बच्चे से बात करती। और जब मैं पहली दफ़ा उसका इंटरव्यू करने गया तो वो पुलिस वालों के साथ, शी वॉज हैंडकफ्ड, और वो सिगरेट पी रही थी, और वो और मेरी जो साइकाइट्री की ट्रेनिंग थी उसके वो ज़रा अर्ली डेज़ थे, मैं फुली इक्विप्ड या ट्रेंड नहीं था, आई वाज अंडर ट्रेनिंग। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि यार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती, ये बहुत ही एक्सट्रीम भी लेके जा सकते हैं। तो आप देखें ना कि आपने, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम तो कोई नॉट नहीं है। कि अपनी जान लेना एक और बात है, हमें सबको पता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि साइकाइट्रिस्ट माशरे का डस्टबिन होते हैं। ये सारी जो टोकरियां हैं, डस्टबिन्स हैं, ये सारी हमारे अंदर एम्प्टी होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके साथ हमें चलना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ, स्पेशली हमारी सोसाइटी में या कह लें दुनिया भर में ही होती है, वो है सेक्सुअल इश्यूज़ के ऊपर। हमारे यहाँ तो वो बहुत ही टैबू समझा जाता है, उसके ऊपर बात नहीं होती। बट हमारे यहाँ हकीम बहुत एक्टिव हैं। हमारे यहाँ आप वॉल चॉकिंग देखेंगे तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ नुस्खे हैं, हर बंदा अपना पर्सनल भी ईजाद कर लेता है। तो ये जो सर सेक्सुअल जो इश्यूज़ होते हैं, ये इनका कितना कनेक्शन होता है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ? और फिर मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा एक इवेंट भी फ्लोट करें जहाँ हकीम से या फिर किसी पीर से या किसी ख़ास दवाई का मारा शख्स कोई आपके पास आया हो। मैं एक और वाक़ये से बात शुरू करता हूँ। मैं 2019 में आई वेंट टू ग्रीस। मुझे थोड़ा सा घूमने फिरने का शौक़ है, तो ग्रीस वाज वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशंस। तो व्हेन आई लैंडेड एट ग्रीस, तो यूरोप में वो ऐसा मुल्क है जहाँ लैंड करके ना आपको लगता है कि आपको बड़े पाकिस्तान जैसी जगह पे हैं। वहाँ का वेदर, वहाँ के लोगों की जो मैकेनिक्स हैं। दूसरे दिन था मेरा यूनान में, जब मैंने अपने 1-2 दोस्तों को मैसेज किया, मैंने कहा यूनानी हकीम लगता है सारे पाकिस्तान चले गए हैं। यूनान में तो किसी वॉल पर नहीं लिखा हुआ जी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज यूनानी हकीमों के पास। तो यूनानियों ने कहा जी पाकिस्तानियों को जाकर बेवकूफ़ बनाओ, तो वो सारे यूनानी यहाँ आ गए। तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये बात यहाँ पर मैं आपके फोरम से बता दूँ कि मोर देन 90% ऑफ द इश्यूज़ रिलेटेड टू सेक्शुअल प्रॉब्लम्स दे आर साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक। एक बहुत छोटा सा चंक है जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई डायबिटीज़ से रिलेटेड है, कोई हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो बहुत छोटा चंक है। द बिग चंक इज़ साइकाइट्रिक और साइकोलॉजिकल। 90% जॉब, 90 से भी ज़्यादा।
मैं ये बड़े मोहतात उसमें कोट कर रहा हूँ। और चूंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो थोड़ी सी, अच्छा अब आपने कहा टैबू है या डिस्कस नहीं होती, सारी दीवारों पे तो आपने लिख के लगाया हुआ है। फिर बात नहीं करता कोई बंदा। संडे को जो मैगजीन आता है वो सारा आपने इससे भरा होता है, तो कैसे बात नहीं है आपका? भाई आपको बात करने की जरूरत, जो चीज़ सारे वक्त दीवारों पे मौजूद है उसके बारे में भी बात करनी है आपने। बात राइट फोरम पे नहीं करते ना, चूँकि जो, अच्छा ये बाय द वे मैं एक बात कर दूँ, जो अल्टरनेट मेडिसिन है ये पूरी दुनिया में होती है। मेरे पास आयरलैंड में एक खातून आई जो 22,000 यूरो अल्टरनेट मेडिसिन पे लगा के आई हुई थी, लेकिन वहाँ ये रजिस्टर्ड होती है, एक्टिव हार्म नहीं दे सकती पेशेंट को। यहाँ आपका कोई हकीम रजिस्टर्ड है, कुछ होंगे लेकिन वो कितने % है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं यूजुअली अपॉइंटमेंट के बगैर पेशेंट्स नहीं देखता। एक पहले मेरा पिया आया सिफारिश के लिए, फिर पेशेंट जस्ट वॉकड इनटू इट। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत की, मैंने कहा यार आज मैं आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं। उसने कहा नहीं मैंने आपको दिखाना है, तो मैंने उसको बिठाया। जब मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई मैंने बुलाया, ही वॉज फ्रॉम यूके, और यूके में एक वो बड़ी हाई लेवल की जॉब पे था। उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब मैं आपके पास इमरजेंसी में इसलिए आया हूँ कि ठीक 1.5-2 घंटे पहले मैं रावलपिंडी मरी रोड पे एक हकीम साहब के पास था कि जी मेरी 2 हफ्ते बाद शादी है और मुझे लगता है कि मैं शायद सेक्सुअली अपनी सेक्सुअल जो स्ट्रेंथ है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो हकीम साहब ने कहा जी आप बिल्कुल फ़िक्र ही ना करें, आप आज 18 लाख रुपए जमा कराएं और 2 हफ्ते में आप परफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, हम चूँकि जिस तरह मैंने पहले वो खातून के 2 बच्चों वाला आपको वाक़या सुनाया, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या क्या सुनते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए बड़ी नॉर्मल होती हैं और हम उस पर एक्सप्रेशन नहीं देते, और पेशेंट्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन ये ऐसी चीज़ थी जिस पे कुछ सेकंड के लिए तो मुझे भी खामोशी लग गई। 18 लाख, बड़ी एक्सपेंसिव हकीम साहब, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपने ये प्राइस 18 लाख सुन के किया क्या? उसने कहा सर मैं निकला उसके मतलब से बाहर और मैंने एक भरा हुआ सिगरेट सुलगाया और उसके बाद मैं आपके पास आ गया। तो उसको कोई इशू, उसको बग़ैर दवाई के उसके इशू साइकाइट्रिक थे, उसको हमने सिर्फ एनजाइटी की दवाई दी। उसकी एनजाइटीज़ को दवाई के अलावा कुछ तरीके हैं जिनसे एड्रेस किया, और ठीक 2 हफ्ते बाद वो बिल्कुल ठीक था। और यूके फ्लाई करने से पहले वो अपनी वाइफ के पास मेरे पास केक लेके आया। अच्छा, 2 से 3 हफ्ते सिर्फ हमने उसकी कुछ एनजाइटीज़ को एड्रेस किया। अच्छा, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इन चीज़ों के हवाले से बड़ी मिसकंसेप्शन है। हाल ही में एक बड़े मशहूर सोशल मीडिया के डॉक्टर हैं, वो वैसे तो बज़ाहिर लिवर के डॉक्टर हैं, बट वो हर तरह के मौजू के ऊपर बात करते हैं, डॉक्टर अफान कैसर। तो उन्होंने बात की कि जी ये जो मर्दाना कमज़ोरी है इसका मेडिकल से कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं मेडिकल, या उन्होंने एक और स्टेटमेंट पास की कि ये होती ही नहीं है। तो आप ऐसे इर्रेलेवेंट लोग जो इस सोसाइटी में इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास करते हैं, अब मैंने पहले सवाल किया कि जी ये जो एडिक्ट्स होते हैं ये कितना बड़ा ख़तरा है, आपने कहा नहीं है, मैं मान लेता हूँ। इस तरह के लोग जो इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं बगैर किसी सॉलिड एविडेंस के, ये कितना बड़ा ख़तरा है? अच्छा देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि एडिक्ट ख़तरा नहीं है। मैंने आपको बताया वो वन व्हीलिंग भी करेंगे, वो रॉबरीज भी करेंगे, लेकिन उनका ख़तरा हम मेडिकल इंटरवेंशंस करके कम कर सकते हैं। अब डॉक्टर अफान की मेडिकल इंटरवेंशन मैं वो मेरे पास इलाज कराने नहीं आए और ना अल्लाह ताला करे कि उनको ज़रूरत पड़े। लेकिन देखिए चेक एंड बैलेंस की बात है ना, हर फील्ड में। जिस तरह आप मुझसे अगर कहेंगे कि मैं यहाँ पे कैंसर पे बात करूँ तो मैं कैंसर के साइकाइट्रिक एस्पेक्ट्स पे तो कर लूँगा, लेकिन कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं मैं उस पर नहीं कर सकता। तो ये जो आप लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ये आप लोगों का भी वो है ना कि आप एक बंदे को देखें, आपने उनको इररेलेवेंट कहा, वो इररेलेवेंट नहीं है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है सर, वो रेलिवेंट रहने लग गए। नहीं, वो फ़ैन फॉलोइंग बताती है कि हमारी तालीम का मयार क्या है और हमारे लोग किस लेवल पे जाके सोचते हैं। तो जो मैंने कहा ना, लोगों को आप हर वक्त वो दिखाते हैं तो लोग उस पर ट्यून हो गए हैं। अगर उन्होंने कहा ना मसला नहीं है, तो मसला नहीं है तो ये हकीम किस पे चल रहे हैं फिर? 18-18 लाख ले रहे हैं। मेडिकल का मसला नहीं है, साइकाइट्रिक मसला है, साइकोलॉजिकल मसला है। मैं देखता हूँ जो इस मसले के साथ, मैं आज आपकी पॉडकास्ट पे आने से पहले एक 40 साल का मरीज़ देख के आ रहा हूँ जो एक यूरोलॉजिस्ट ने मेरे पास रेफ़र किया है, जो सुसाइड के वर्ज पे था। उसको मैंने एक ट्रीटमेंट प्लान दे के कहा 2 हफ्ते बाद आना। उसने कहा सर मैं 2 दिन बाद आऊँगा। मैंने कहा भाई किस खुशी में? कहा डॉक्टर साहब मैं तंग आया हुआ हूँ, मैं इस ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। और वो मेरे पास मेडिकली क्लियर हो गया है। यहाँ तक डॉक्टर अफान इज़ राइट कि उसको मेडिकल मसला नहीं है, उसको साइकाइट्रिक मसला है और उसका अपना एक तरीका इलाज है। देखें, जो साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स, अगर मैं बीमारियों के नाम लूँ, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, दे आर सो क्लोजली लिंक। हमारी बहुत सी बीमारियों की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है,
सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हमारी बहुत सारी दवाइयों की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिकल की बहुत सारी बीमारी दवाइयों की वजह से साइकोलॉजिकल ये सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस पे साइंटिफिक तरीके से बात करनी है, ये साइंटिफिक बीमारी है जो हमारी किताबों में पूरे के पूरे चैप्टर हैं। डॉक्टर अफान साइकाइट्री की किताबें नहीं जुटला सकते, ठीक है, उनकी अपनी एक दुनिया, उसमें वो खुश रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन सोशल मीडिया पे लाइक्स लेने के लिए आप एक हॉट टॉपिक को गलत तरीके से डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप ना देखें मरीज़ ना, आप उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजें। उनका प्रॉब्लम यह है कि वो कोट भी करते हैं सोशल मीडिया पे कि वो डिप्रेशन के पेशेंट भी देखते हैं, एंजाइटी के भी देखते हैं, और वो साथ बैठा के उनकी वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और उसमें बहुत सी दफ़ा हमारे पास मेडिकल प्रॉब्लम निकल आती हैं। जैसे मैं पहले सारे मेडिकल टेस्ट कराता हूँ, अब अगर मेडिकल प्रॉब्लम निकली है तो वो हार्मोन के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। लेकिन ये हमने पहले बात कर ली कि वो 10% से भी कम लोग होंगे। तो इस पर बात करें, ये बीमारी भी है, और साइंटिफिक तरीके से इसको अप्रोच करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बीमारियों की बात कर ली, हमने सिम्टम्स की बात कर ली, अब हम साइकेट्रिक प्रैक्टिस की बात करते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो लोग जो साइकेट्रिस्ट मर गए हैं उनको मिला के भी इस वक्त 600 साइकेट्रिस्ट है पाकिस्तान में, तो जो अभी ज़िंदा हैं उनके हवाले से बात करें, या जो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने रीहैब सेंटर्स चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को आप कैसे देखते हैं कि इस मुल्क में जो जहनी अमराज का इलाज हो रहा है उसका मेयार क्या है और किस तरह के लोग वो इलाज कर रहे हैं? इसके कई रुख हैं। आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त होस्ट हैं, आप बड़े मल्टीपल एंगल्स वाले सवाल करते हैं। एक तो ये है कि हमारी बहुत सारी साइकाइट्रिक प्रैक्टिस में हम कुछ चीज़ों में वेस्ट से शायद बेहतर हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कुछ फैमिली सपोर्ट है, जो काम बाहर मेरा सोशल वर्कर करता था, मेरा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता था, वो बहुत सारा काम फैमिली कर सकती है। फिर ड्रग्स उस तरह अवेलेबल नहीं है जैसे बाहर अवेलेबल थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद, और जल्दी वेटिंग लिस्ट नहीं है, बाहर 2 साल की वेटिंग लिस्ट है। अब आप सोचें, ठीक है, मेरे पास अब यूके से पेशेंट्स आ रहे हैं जी कि वहाँ तो 2 साल की वेटिंग लिस्ट है। मेरी अपनी वेटिंग लिस्ट वहाँ 4 महीने थी। अच्छा, ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बहुत सी चीज़ों में यहाँ बेहतर काम हो रहा है। जो नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग क्वैक्स के नुस्खे शेयर करते हैं, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के नुस्खे। मैं साइकाइट्रिस्ट के नुस्खे देखता हूँ जिसमें 12-12 दवाइयाँ लिखी होती। अब किसी साइकाइट्रिस्ट को ये नहीं कहा गया कि आप अपनी घर के पीछे दवाइयों की फैक्ट्री भी लगा लें और अपनी फैक्ट्री वाली 12 दवाइयाँ आप आगे लेके चलें। ये तो अब आपकी पर्सनल चॉइस है ना, ये आपकी साइकाइट्री की ट्रेनिंग में तो नहीं सिखाया गया, या पाकिस्तान की साइकाइट्री की प्रैक्टिस में तो नहीं सिखाया गया। फिर बायो साइको सोशल मॉडल होता है, कुछ दवाई से मसले हल होंगे, कुछ आपको पेशेंट की सोच और बिहेवियर पे काम करना पड़ेगा, कुछ माहौल पे काम करना पड़ेगा। मेरा एक पेट सेंटेंस है जो मैं ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर की तरह कहता हूँ, जी आपको ज़िंदगी में कुछ मसाइल आ रहे हैं, मैं और आप मिल के, या आपके घर वाले भी साथ अगर आप इजाज़त दें, तो हम एक टीम बनाएंगे और हम मिल के कुछ अर्सा मेहनत करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं होंगे तो बेहतर बहुत हो जाएंगे। और दवाई, अगेन एक और मेरा जुमला जो मैं कहता हूँ कि जी मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ टूल हैं। एक टूल मेडिकेशंस है, एक टूल है मैं कुछ थेरेपीज़ में ट्रेन हूँ, मैं आपकी सोच और बिहेवियर पे काम करूँगा। एक टूल आपके घर वाले हैं या सोशल सपोर्ट है, मैं उसको यूज़ करूँगा। एक टूल मेरे पास ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ये टूल्स मिलेंगे तो साइकाइट्रिक बीमारियों का ये कहीं से मतलब नहीं है कि आपके जिस्म में दवाइयों की कमी है और दवाइयाँ आपको ठूस दी जाए। मैं भी देता हूँ दवाई, मैं फूंक नहीं मारता, लेकिन जितनी बनती हैं। तो एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा, जो आपने रीहैब सेंटर्स वाली बात की, अभी मुझे बाहर से वापस आए हुए शायद 1.5 साल हुआ है, और आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि मैं अपना, आई वॉज रनिंग माई ओन क्लिनिक और ये ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, बट आई हैव नाउ डिसाइडेड एंड आई एम वर्किंग ऑन माई ओन हॉस्पिटल। उसकी वजह यह है कि साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स या रीहैब सेंटर के नाम पे जो 2 नंबर काम हो रहे हैं, मुझे इलाकों के भी नाम लेते हुए मुझे तो आप बाद में काट दीजिएगा कि आपका ये जो PWD है और बनी गाला है और ये जो सारी साइट्स पे जो रीहैब सेंटर हैं, ठीक है, तो ये इनमें अव्वल तो साइकाइट्रिस्ट हैं ही नहीं, और अगर हैं तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए किसी ने नाम दिया हुआ है, और वो भी अगेन इस मुल्क में जो डॉक्टर्स हैं ना, वो जो सरमायादारों कहते चढ़े हुए हैं। तो वो जो सरमायादार जिसने रीहैब सेंटर बनाया हुआ है, वो साइकाइट्रिस्ट के चलने नहीं देता, उसको बोलने नहीं देता। तो एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड बंदा एक सरमायादार के हत्थे वो पपेट शो रन हो रहा होता है, और वो भी बड़ा कम हो रहा होता है, ज़्यादा तो उसका नाम दिया होता है। तो बग़ैर
आपको मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। जब मैंने सोचा कि यार मैंने एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बनाना है, उसके अंदर एक रिहैब सेंटर भी होगा, एक मेल रिहैब सेंटर है। अभी हम प्लान हमने उसका नाम रखा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। वो पूरा इंस्टीट्यूट हम बना रहे हैं जिसमें मेल रिहैब है, फीमेल रिहैब है, बच्चों का सेंटर है, TMS है। तो जब मैंने सोचा कि ये बनाना है तो मैंने एक सेंटर विज़िट किया पिंडी सदर के इलाके में। वहाँ जो उसको सेंटर को रन कर रहे थे वो एक भाई साहब थे जो 3rd ईयर में मेडिकल कॉलेज से निकाले गए थे खुद ड्रग्स यूज़ करने के चार्ज पे। तो उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया कि डॉक्टर साहब आप आए हैं, और उन्होंने मुझे कहा जी आप अस्पताल नहीं खोल सकते, इन मरीज़ों का इलाज नहीं होता, इनका फ़िज़िकल ट्रीटमेंट होता है। आई होप हमारी ऑडियंस समझ जाएगी फ़िज़िकल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमने एक साइकियाट्रिस्ट रखा है, वो हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे के लिए आ जाता है, बस कार्रवाई पूरी करता है। तो इस साइकियाट्रिस्ट ये अस्पताल नहीं खोल सकते या चला सकते। मैंने कहा यार जब एक साइकियाट्रिक अस्पताल साइकियाट्रिस्ट नहीं चला सकता तो कौन चलाएगा? उन्होंने कहा जी इसके लिए तो कोई पहलवान टाइप लोग और इनको मारना होता है फलाना, और वो बातें जो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी हमारी फील्ड स्टिग्मेटाइज्ड। तो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि यार हमें इस पे काम करना पड़ेगा, और अगर पढ़े लिखे प्रोफेशनल बंदे नहीं खोलेंगे और वो सरमायादार ही खोलेंगे, उनके सरमाए में इजाफा होगा। देखिए प्राइवेट सेटअप में देयर इज़ नो हार्म, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं, आप अर्न करें पैसे, प्राइवेट फैसिलिटी इज़ फॉर अर्निंग, लेकिन आप पैसे लेके तो लोगों को एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक ट्रीटमेंट दें। मेरा एतराज़ वहाँ आता है, मेरा एतराज़ पैसे लेने पे बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ा है, लिखा है, इन्वेस्टमेंट की है, एक बंदे को पता है कि आप प्राइवेट सेटअप हैं, वो आपके पास आ रहा है तो वो आपको फ़ीस देगा। लेकिन मसला वहाँ आता है कि जब पैसे लेके फ़ीस वसूल करके आप नॉन एविडेंस बेस्ड नॉन साइंटिफिक काम करते हैं और मरीज़ को एक्टिव हार्म देते हैं, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि वो जो पीर बैठा हुआ सिर्फ किसी आयत का दम कर रहा है और या आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पिला रहा है, वो फिर आपसे बेहतर ना हुआ? वो तो एक्टिव हार्म नहीं दे रहा। आई एम सॉरी, दिस इज इमोशनल फॉर मी। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात की जाए ताकि लोगों में स्लो एंड स्टडी अवेयरनेस, उनमें बेदारी पैदा हो। अब हम कंक्लूजन की जानिब जाएंगे। हमने बड़ी नेगेटिव बातें कर ली, हमने बड़ी एक्सवाइजेड चीज़ों को टच किया, बट नाउ आई वांट कि हम एक होप की बात करें, बिकॉज आपने एक नया जदीद तरीका इंट्रोड्यूस कराया है TMS के नाम से, एंड आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करें कि वो इस जदीद दौर में कैसे काम करता है और वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो कितना मौसर है। जी, तो जो मैंने एक होप की बात की ना कि साइकियाट्री के ट्रीटमेंट में एक बहुत ज़्यादा हाई फाई सर्जरीज इन्वॉल्व नहीं है, मशीन्स इन्वॉल्व नहीं है, इट्स सम मेडिकेशन, सम वर्क एंड हार्ड वर्क विद द पेशेंट। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट के एट पार कर रहे हैं। तो जो मैंने डिसाइडेड कि जी मैंने मूव करना है, मैंने पाकिस्तान वापस आना है, तो मुझे था कि मैंने अपने पेशेंट्स को नया क्या देना है। मेरा ज़्यादा ट्रीटमेंट मॉडल वो सोच और बिहेवियर वाला है। आई ऑफर सम थेरेपीज़ फॉर एडोलेसेंस और वो सारा, लेकिन दिस पार्ट वाज लैकिंग। सो दिस इज़ बेसिकली ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, कि आपके ब्रेन के जो हिस्से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे कुछ बीमारियों में, जिस तरह डिप्रेशन है या स्ट्रोक फॉलेज के बाद का मसला है, या ऑटिज़म में आपका स्पीच सेंटर है, या कुछ हिस्से हैं जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिस तरह बेचैनी में आपके दिमाग के कुछ हिस्से बेचैन होते हैं, OCD या वसवसों की बीमारी में कुछ हिस्सों पे बम्बार्डमेंट न्यूरॉन्स की ज़्यादा होती है, तो उनको ये लो फ्रिक्वेंसी से इनहिबिट करता है। तो बेसिकली ये दिमाग में एक बैलेंस लाता है। इट इज़ अ साइंटिफिक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन, एनजाइटी, OCD, स्मोकिंग सेसेशन, migraine headaches। तो दिस पार्ट वाज लैकिंग इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 साल से इसको ख़ुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा अपना डाटा है, और वो पेशेंट जो इतनी मोटी मोटी फाइलें सालों से लेके फिर रहे थे डिप्रेशन के साथ, एनजाइटी के साथ, OCD के साथ, वो दे आर रियली फाइन, और उन बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे अपने सेटअप में भी इसके। सर आई एम ग्लैड कि आप आए और हमने बड़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों ने भी उसे इंजॉय किया होगा और उनके ऐसे सवाल या फिर ऐसी जो मिसकंसेप्शंस थी ज़हनी अमराज के हवाले से वो एड्रेस हुई होंगी। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, और मैं हमारे जो देखने वाले हैं उन तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।